Hello students, yes beta, chapter 7 is going on, the United Nations, and today's topic is it is the major organs of the United Nation। यानी इन प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था। तो इट वाज द यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 ओके इन सैन फ्रांसिस्को। और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो भी हमने देखे थे। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि मेनली जो है सभी देशों के बीच में शांति बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, है ना, और रिलेशन सभी के बीच फ्रेंडली रिलेशन हो, एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स जो है सभी रिस्पेक्ट करें, कोई भी चाहे वो। तो टू प्रोमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन एंड लैंग्वेज। ये जस्ट हमने इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए थे उन ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया था और इनके प्रिंसिपल्स को भी। ठीक है, आज है मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन जो है वो कैसे काम करता है, तो उसके मेन ऑर्गन्स कौन से होते हैं, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर इन न्यूयॉर्क। जो हेड क्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इन न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, जो न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। द यूएन हैज़ इट्स ओन फ्लैग, यानी यूनाइटेड नेशन का अपना एक फ्लैग है, झंडा है, विद द एम्बलम इन वाइट अगेंस्ट और लाइट ब्लू बैकग्राउंड। मतलब और उसका अपना जो है जो एम्बलम है, मार्क है, वो क्या है? जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ वाइट जो बेस है, तो इन वाइट अगेंस्ट ए लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ। द एम्बलम इज अ वर्ल्ड मैप इनक्लोज्ड बाय 2 ग्रीन ऑलिव ब्रांचेस। मतलब जो अब वो 2 ऑलिव की ब्रांचेस हैं और उसके बीच में वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, ये इसका एम्बलम है। द यूनाइटेड नेशन हैज़ 5 मेजर ऑर्गन्स। कौन कौन से मेजर 5 ऑर्गन्स होते हैं? और बॉडीज दैट कैरी आउट इट्स वर्क विद क्लोज कॉपरेशन विद वन अनदर। मतलब इसको इन्होंने अपने 5 ऑर्गन्स में, अपने जो मेजर ऑर्गन्स है वो 5 ऑर्गन्स है, यानी 5 पार्ट में इनको डिवाइड किया हुआ है। सब अलग अलग काम करते हैं और सभी जो है बहुत ही एक दूसरे की कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। Formerly जैसे there was a 6th organ too, namely the trusteeship council which is not functioning since। मतलब पहले जो है इसके 6 ऑर्गन्स हुआ करते। एक था ट्रस्टीशिप काउंसिल जो आजकल जो है इसका मेन फंक्शन नहीं है 1994 के बाद। Now, the functions of the 5 organs of the United Nations are mentioned below। देखो अब जो 5 मेन फंक्शंस थे यूनाइटेड नेशन के वो हमें नीचे दिए हुए हैं। एंड व्हाट आर द मेन 5 फंक्शंस? क्या है? फर्स्ट इज योर जनरल असेंबली। जनरल असेंबली पहला है हमारा जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। सबसे अगर इनमें ऑर्गन जो सबसे मेजर पार्ट अगर यूनाइटेड नेशन का देखा जाए तो वो है हमारा जनरल असेंबली। तो हम इसको कहेंगे जनरल असेंबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड द मेन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूएन का जो मेन अगर ऑर्गन है तो वो है जनरल असेंबली। इट वर्क्स लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट। मतलब हमारी जैसे संसद है तो ये पूरे संसार की आप संसद ले सकते हो, पार्लियामेंट ले सकते हो, तो ये काम करता है। इट वर्क्स लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट। ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 रिप्रेजेंटेटिव इन द जनरल असेंबली। मतलब जनरल असेंबली का जो मेंबर है, जितने भी देश जो है यूएन के मेंबर हैं, वो हर साल अपना एक मेंबर, अपने देश का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजते हैं। तो इसके मेंबर कौन से हैं? हर देश का एक नागरिक जो है वो यहाँ पर आता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम इस लाइन को दोबारा रिपीट करेंगे। Each member state has 1 representative in the General Assembly. So they meet at least once a year to discuss international problem and find solution on how to settle them peacefully। मतलब अब देखो अगर 193 मेंबर हैं जनरल असेंबली के, तो 190 इट मीन्स 193 कंट्रीज जो है, ये एक सिंगल मेंबर नहीं है, 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर है। ये मान के चलो आप कि अगर 193 मेंबर्स आर इन जनरल असेंबली तो इट मीन्स 193 जो मेंबर कंट्रीज एक्सेप्टेड यूएन ऑब्जेक्टिव्स को उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जब ये मीटिंग साल में एक बार कम से कम जनरल असेंबली जो है इसकी जो
हम जो मिलते हैं आपस में आके, तो यहाँ जो है वो डिस्कस करते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किसी को कोई किसी देश के साथ समस्या है या कोई प्रॉब्लम है और उसको शांतिपूर्वक ढंग से कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, इसके लिए डिस्कशन होती है। द जनरल असेंबली चूज वन रिप्रेजेंटेटिव टू बी इट्स प्रेसिडेंट। अब जो जनरल असेंबली है इन्हीं में से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है को प्रेसिडेंट मानती है या प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट ऑर्गन जिसका नाम था जनरल असेंबली, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन। नाउ सेकंड ऑर्गन इज सिक्योरिटी काउंसिल। तो द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 10 टेम्परेरी एंड 5 परमानेंट मेंबर। यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 10 मेंबर जो होते हैं वो तो टेम्परेरी होते हैं, यानी कुछ समय पर वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि चेंज नहीं होते। तो द यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड इंग्लैंड आर इट्स परमानेंट मेंबर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन कौन से देश हैं, वो है यूएसए, रशिया, फ्रांस। व्हाट आर द परमानेंट मेंबर्स? यहाँ था द यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड इंग्लैंड आर इट्स परमानेंट मेंबर्स। The primary duty of the Security Council is to maintain peace and security among the various nations। यानी इनकी सबसे पहली जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है? सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ही हमें कंफर्म हो रहा है कि सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा को बनाए रखना, कोई देश एक दूसरे के ऊपर हमला ना कर दे या आक्रमण ना कर दे, और शांति को बनाए रखना। तो इनका मेन ड्यूटी यही होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, कि टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड पीस अमंग द नेशंस। ओके, तो सेकंड हमारा ऑर्गन क्या हो गया? सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट था जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा हम रिपीट करते हैं 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं जो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन 5 जो होते हैं इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और वो 5 जो कंट्रीज जो हैं जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन सी हैं? USA, Russia, France, China and England. Okay. Now next topic is next organ of the United Nations is Economic and Social Council. ओके, अब इसके अंदर क्या है? देखो, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है 18 मेंबर्स। यानी इस ऑर्गन के अंदर सॉरी बेटा, इस ऑर्गन के अंदर 18 मेंबर्स होते हैं, यानी 18 कंट्रीज जो होती हैं वो मेंबर्स होती हैं। The purpose of this council is to carry out the objectives of the United Nations in the field of education, social upliftment, health, कल्चर, इकोनॉमिक एड्स एक्सेट्रा। मतलब इसका मेन काम क्या होता है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, कल्चर हमारी संस्कृति, इकोनॉमिक वैल्यू के क्षेत्र में सभी को जो है बराबर लेके आना। The various agencies of this council like the World Health Organization carry out its activities। तो इसको करने के लिए, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को करने के लिए इसके ऑर्गन जो होते हैं इसमें जो है कुछ एजेंसीज होती हैं जो हेल्प करती हैं। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन पर्पस होता है कि हेल्थ जो है सभी की हेल्थ अच्छी रहे। और जैसे अब सोशल काउंसिल में आ जाते हैं हमारे यूनिसेफ है, बहुत सारी जो है एजेंसीज हैं जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे जो है कवर करेंगे। तो उन एजेंसीज की हेल्प की सहायता से जो है ये अपना काम जो है अपनी ड्यूटीज को करते हैं। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें हमारे मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर हो गए हमारे? इसमें हमारे 18 मेंबर्स होते हैं। जैसे कि हमारे अब ये थर्ड ऑर्गन था, फर्स्ट था जनरल असेंबली, सेकंड इज योर सिक्योरिटी काउंसिल एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जनरल असेंबली के अंदर जितने भी देश होते हैं सभी का एक एक मेंबर होता है। अगर 193 मेंबर है जनरल अगर हमारे यूएन के, तो 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हो गए। और अगर मान लो और बढ़ जाते हैं तो और मेंबर, तो इनकी संख्या जो है इंक्रीज होती रहती है, परमानेंट नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल लेकिन 10 जो है टेम्परेरी होते हैं और 5 मेंबर जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 मेंबर परमानेंट होते हैं वो है यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड इंग्लैंड। अब इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंदर फिर 18 मेंबर्स होते हैं और ये एजेंसीज की हेल्प से काम करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन के फील्ड में सोशल अपलिफ्टमेंट, हेल्थ, कल्चर एंड इकोनॉमिक एड्स को इम्प्रूव करना। ओके, कैरी आउट दिस, इनके लिए काम करना।
नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर किसी देश के बीच में मतभेद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। अब मान लो भारत की लड़ाई चल रही है, भारत की अब पाकिस्तान से मान लो मतभेद है, तो अब किस कोर्ट में इसका समस्या का समाधान किया जाए। तो भारत कहेगा कि हम अपने, इंडिया कहेगा कि हम अपने कोर्ट में करेंगे। तो भाई पार्शियलिटी होने की संभावना है कि जज तो आपका होगा। अगर पाकिस्तान में भी हम जो है वहाँ अगर कोई जजमेंट हो तो अब भी हम सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए एक ऐसा कोर्ट होना चाहिए जहाँ पर जो है दोनों के ही कुछ लेना देना ना हो। तो वहाँ उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर देश की समस्याओं का समाधान किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द लीगल कोर्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये कानूनी संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। It deals with the disputes between the member nations and settle them peacefully according to the international law। तो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कुछ इंटरनेशनल कानून, लॉज बनाए गए हैं जहां, और यहाँ पर जो है हर मेंबर जो है, देश जो है, अपने डिस्प्यूट्स को शांतिपूर्वक ढंग से समाधान करने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ इट हैज़ 15 जज इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब जो यहाँ पर जज होते हैं वो 15 जज की संख्या कितनी होती है, न्यायाधीश जिसको हम कहते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, तो वो 15 मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज से सेलेक्ट किए जाते हैं। मतलब एक ही, कोई मान लो अब जज है इंडिया का है, कोई जो जज है कहीं का तो यूएस का हो गया, कोई चाइना का हो गया। तो इस तरह से 15 मेंबर्स जो होते हैं, 15 जजेस होते हैं, वो यही जनरल असेंबली के द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं और जो है वो यहाँ पर सिलेक्टेड होते हैं। तो द पीस प्लेस पैलेस इन द हैग नीदरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर जो पीस पैलेस के नाम से जो हैग में नीदरलैंड जगह में जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द पीस ऑफ पैलेस। जैसे आपको देखो ये फिगर में नजर भी आ रहा है, दिस इज द पीस ऑफ पैलेस, दिस इज द हेडक्वार्टर दैट इज प्रेजेंट इन नीदरलैंड हैग जगह में। ओके, and there are 15 members, 15 judges elected from different countries, so they settle disputes in peaceful manner। Okay, now नेक्स्ट टॉपिक इज, यानी दिस इज द फोर्थ वन, है ना। फर्स्ट हमारा क्या था, जनरल असेंबली, सेकंड वन इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड वन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, फोर्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड दिस इज लास्ट इज सेक्रेटरीट। देखो, द सेक्रेटरीट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगेन दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव, कानून संबंधी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज सिक्योरिटी, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच कैरीज आउट, क्या करता है, विच कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका मेन मोटो होता है कि रोजाना की गतिविधियों की, कि और यूएन के अंदर डेली क्या काम चल रहा है उसको ध्यान में रखना। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो हेड होता है सेक्रेटरीट का। ओके, हु इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट, इट इज द सेक्रेटरी जनरल, and who is appointed by the general assembly for a term of 5 years। अब who elect the secretariat का जनरल को कौन, सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, ये जनरल असेंबली के मेंबर ही इसको अपॉइंट करते हैं। और व्हाट इज द टेन्योर, मतलब समय कितनी होती है, 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो इट इज अपॉइंटेड फॉर 5 years, फॉर द टर्म ऑफ 5 years। ओके, now he is the most powerful official of the UN। मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो ऑफिशियल है वो यूएन का है सेक्रेटरीट। तो देर आर मैनी पीपल अपॉइंटेड फ्रॉम मैनी कंट्रीज हु वर्क विद हिम। तो इसके साथ जो है बहुत सारे और मेंबर्स भी होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, अलग अलग देशों के मेंबर्स होते हैं, वे सभी मिलके जो है काम करते हैं। नाउ अगेन सेक्रेटरीट देखो, सेक्रेटरीट जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो डे टू डे की एक्टिविटीज जो है, काम क्या चल रहे हैं उसको देखता है। और जो इसका हेड होता है सेक्रेटरीट का, वो अपॉइंट किया जाता है। जो सेक्रेटरी जनरल होता है
वो हेड होता है सेक्रेटरीट का, जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय जनरल असेंबली के द्वारा, और फॉर द 5 years टर्म, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और ये सबसे पावरफुल ऑफिशियल है यूएन का, और बहुत सारे पीपल जो है, कंट्री जो है, एक साथ मिलके काम करते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज मेंबर्स ऑफ द membership of the official language. The membership of the UN is open to all peace loving nations. मतलब जितने भी देश जो शांति चाहते हैं वो सभी इसके मेंबर बन सकते हैं। मतलब ये किसी की बाउंडेशन नहीं होती कि भाई यही देश पार्टिसिपेट करना चाहता है। अगर कोई भी देश जो इनके ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव्स को मानता है, तो वो इस देश का मेंबर, वो इस यूएन का मेंबर बन सकता है। यानी शांति चाहने वाले देश, पीस लविंग नेशंस जो होते हैं वो मेंबर होते हैं। दे आर द मेंबर्स, वो मेंबर, उनके लिए मेंबरशिप ओपन होती है। तो द मेंबरशिप ऑफ द यूएन इज ओपन टू ऑल पीस लविंग नेशंस। जितने भी देश शांति चाहते हैं उनके लिए इसकी मेंबरशिप जो है खुली है। तो देयर आर 193 मेंबर स्टेट नाउ। मतलब आज के समय में अगर हम देखें तो यूएन के कितने कंट्रीज जो है मेंबर है, तो 193 मेंबर्स। These nations can send their representatives to attend the meeting of the General Assembly at New York. अब ये जो मेंबर्स हैं, यानी 193 जो मेंबर्स हैं यूएन के, ये हर साल अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक मेंबर जो है यूएन भेजते हैं न्यूयॉर्क में, जहाँ पर जो मेन हेडक्वार्टर है जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए। दे एक्ट एज एम्बेसडर ऑफ देयर कंट्री टू द यूएन। मतलब और वो कैसे एक्ट करता है, एम्बेसडर कहा जाता है उस कंट्री का, यूएन का। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मेंबर कंट्री टू कोऑपरेट विद द यूनाइटेड नेशन इन अचीविंग इट्स गोल। मतलब ये एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस मेंबर देश की, मेंबर कंट्री की, भाई टू कोऑपरेट करे यूनाइटेड नेशंस को उसके गोल अचीव करने में, उद्देश्य अचीव करने में। और मेनली जो गोल होता है वो क्या होता है, स्पेशली इन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस। मतलब मेन जो उद्देश्य होता है यूएन का वो क्या होता है, भाई आपस में सभी देशों में शांति बनी रहे। ओके, टू मेंटेन पीस और सिक्योरिटी, सुरक्षा और शांति जो है बनाए रखी जाए। तो ये इसका मेन उद्देश्य होता है। तो हम सभी की ये जो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, इन सभी का ये गोल होना चाहिए और हेल्प करना चाहिए कि भाई इसको हम पूरा कर सकें। The United Nations has declared 6 major languages as its official languages. मतलब यूनाइटेड नेशन ने 6 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकृति दी है। एंड व्हाट आर द 6 लैंग्वेज? तो दे आर इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक। मतलब इस लैंग्वेज में ये अपना काम करते हैं। अगेन आई रिपीट दिस लैंग्वेज। व्हाट आर द लैंग्वेज? इट इज इंग्लिश, फ्रेंच, Russian, Spanish, Chinese and Arabic. Okay, so these are the languages which are official language of the United Nations. Okay, a speech made in any of the official language of the United Nations is immediately translated into other language by the interpreter. अब ये कहता है, मान लो कोई देश है, वहाँ फ्रेंच भी बोली जाती है, रशिया भी बोली जाती है, स्पेनिश भी बोली जाती है। अगर यूनाइटेड, अब वहाँ हमारा देश चला जाता है और हमें मान लो स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती, तो और वो जो है स्पीच जो दी जा रही है, दूसरा कंट्री स्पेनिश भाषा में अपनी स्पीच दे रहा है, तो हमें तो वो समझ नहीं आएगी। तो उसी दौरान, उसी समय जो होता है, इंटरप्रेटर होते हैं जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं। तो वहाँ इंटरप्रेटर्स होते हैं जो इन 6 भाषाओं को तुरंत ट्रांसलेट कर दिया जाता है ताकि सभी लोगों को लैंग्वेज जो है वो समझ में आ सके, तो उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो स्पीच मेड इन एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी इस 6 लैंग्वेज में आप अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हो यूएन के अंदर और बोल सकते हो, और इमीडिएटली इज ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेज बाय द इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर तुरंत उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देगा। ओके, तो जैसे अब मैंने चाइनीज लैंग्वेज में अगर मैंने स्पीच बोली है तो उसको तुरंत जो है इंग्लिश में भी, फ्रेंच में भी, रशिया में भी, स्पेनिश में भी और अरेबिक लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। ओके बेटा,
तो ये हमारा चैप्टर था यूनाइटेड नेशन के बारे में। इसको मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस क्या थे? देखो, जब फर्स्ट जब वर्ल्ड वार हुई तो उसमें कुछ देशों ने देखा कि बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, बहुत से लोग मारे गए हैं, तो उन्होंने सोचा एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो शांति को प्रमोट करे और ये देखे कि आने वाले देशों में आने वाले समय में इस तरह की लड़ाइयाँ ना लड़ी जाए। तो तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो डिक्लेयर की गई, इसकी नींव रखी गई ऑन 24 अक्टूबर 1945 को। और जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो शांति बनाए रखना, भाई आपस में आने वाले समय में ऐसा कुछ लड़ाई ना हो तो शांतिपूर्वक ढंग से समस्याओं का समाधान किया जाए। और हर चाहे वो सभी के अपने ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, रंग का हो, रूप का हो। ओके, तो अगर कोई समस्या है भी तो आपस में इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसको बैठ के सॉल्यूशन किया जाए। तो इसके लिए जो है यूनाइटेड नेशन के कुछ मेजर ऑर्गन्स थे, तो उनमें से 5 जो मेजर ऑर्गन्स थे वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। तो ये जो है ये अपने अपने इनके अलग अलग अपने वर्क होते हैं, तो उस लेवल पर इनको सभी जो है काम करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए पूरा जो है कोशिश की जाती है। तो और कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? यहाँ पर हमारे पास जो है 6 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इंग्लैंड, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक। और अगर कोई भी देश जो है इनके ऑब्जेक्टिव्स को मानने के लिए तैयार है तो उसको पीस लविंग नेशन कहा जाएगा और उनके लिए मेंबरशिप जो है हमेशा ओपन रहेगी। यानी पहले जो है साइन लिए जाते हैं कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और आप इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, देन यू आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।